हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है या डिजीज़ है जो कि बहुत ही फैटल है। मींस इसमें ऑलमोस्ट ऑल केसेस में एनिमल की डेथ हो जाती है और जो वायरस होता है वो एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एनिमल में कुछ अक्यूट बिहेवियरल चेंजेस होती हैं जिसे हम बोलते हैं मेनिया, और इसकी वजह से एनिमल थोड़ा अलर्ट और एग्रेसिव हो जाता है। उसके साथ एनिमल में प्रोग्रेसिव पैरालिसिस भी होता है। पैरालिसिस का मतलब है एनिमल की मसल्स का सही से काम नहीं करना, जिसकी वजह से एनिमल की वॉकिंग वो सही से खड़ा नहीं हो पाएगा और स्टेगरिंग होगी, और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होगा। मीन्स ये स्लोली स्लोली डेवलप होगा और फाइनली एनिमल की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और एनिमल की डेथ हो जाएगी। ये डिजीज़ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होती है, जैसे ह्यूमन, डॉग, बेट या फॉक्सेस, जो भी कॉर्निवोर्स हैं उन सब में ये डिजीज़ पाई जाती है। और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, और इन्फेक्टेड एनिमल को हम बोलते हैं रैबिट एनिमल। एक बार अगर किसी एनिमल में क्लिनिकल साइंस रेबीज़ के अपीयर हो जाएं, उसके बाद इस डिजीज़ को ट्रीट करना इम्पॉसिबल है और एनिमल की डेथ हो जाती है। एटियोलॉजी: ये डिजीज़ लाइसा वायरस की वजह से होती है जो कि बिलोंग करता है फैमिली रेब्डोवायरिटी से एंड जेनस लाइसा वायरस। लाइसा वायरस किसी गिवन जियोग्राफिक एरिया में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अपना रिजर्वायर होस्ट बनाएगा और उसी के थ्रू दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान में जो रेबीज़ ट्रांसमिट होती है वो मोस्ट केसेस में थ्रू डॉग बाइट की वजह से होती है। मींस पाकिस्तान में जो रिजर्वायर स्पीशीज़ है वो है डॉग। ये वायरस साइज़ में बड़ा होता है और रिलेटिवली फ्रेजाइल, मींस इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर ये एनिमल की बॉडी के बाहर है या होस्ट की बॉडी के बाहर है तो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट इज़ ससेप्टेबल टू मोस्ट स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट, और इसकी शेप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं वायरस की। ये ट्रिलियो न्यूरोट्रॉफिक है, मींस सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और वहीं पे रेप्लिकेट करेगा और वहीं पे लीजन काज कराएगा। नर्वस सिस्टम के आउटसाइड ना ही मल्टीप्लाई करेगा ना ही लीजन काज कराएगा। इसे हम बोलते हैं ट्रूली न्यूरोट्रॉफिक। एपिडेमियोलॉजी: दुनिया के तकरीबन सब कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ पाई जाती है, सिर्फ कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर, जैसे आइलैंड कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे अभी तक रेबीज़ का केस नहीं हुआ। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो अभी रेबीज़ फ्री कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जापान वगैरह। ये सारी अभी रेबीज़ फ्री कंट्रीज़ हैं। फार्म एनिमल में रेबीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि जो फार्म एनिमल हैं लाइक गोट, शीप, बुफेलो, कैटल, इतने ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं होते टुवर्ड्स रेबीज़। बट इसकी जो ट्रांसमिशन होती है डॉग या ह्यूमन, डॉग टू ह्यूमन और फार्म एनिमल टू ह्यूमन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसमिशन की बेस पर रेबीज़ के टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कैनाइन रेबीज़। अगर डॉग टू डॉग रेबीज़ ट्रांसमिट हो रही है तो हम बोलेंगे कैनाइन रेबीज़, और अगर फॉक्स टू डॉग ट्रांसमिट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे शंक रेबीज़। देयर इज नो वेरिएशन इन ससेप्टेबिलिटी विथ एज, मीन्स हर एज का एनिमल एक्चुअली ससेप्टेबल होता है। वेरिएशन इन ससेप्टेबिलिटी बिटवीन स्पीशीज इज नोटिसेबल। इसका मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ की जो ससेप्टेबिलिटी है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉग, शीप और गोट, और जो शीप, गोट और डॉग ये कम ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड्स रेबीज़। कैटल और बुफेलो मॉडरेटली ससेप्टेबल हैं। उसके बाद जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड एनिमल और रेबिड एनिमल होगा, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम रेबिड एनिमल टू नॉर्मल एनिमल वो होगा बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ये ट्रांसमिशन थ्रू एरोसोल भी हो सकती है, बट ये बहुत कम केसेस में होती है, रेयर है।
रेबीज़ की इमरजेंस डिपेंड करती है वायरस होस्ट डायनामिक्स पर। अगर इन्फेक्टेड एनिमल किसी दूसरे रीजन में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वहाँ पे रेबीज़ इमर्ज हो सकती है। या अगर ह्यूमन इन्फेक्टेड एनिमल को, इन्फेक्टेड स्पीशीज़ को किसी दूसरे रीजन में ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी रेबीज़ हो सकती है। पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले एक फॉक्स है जो कि रेबिड फॉक्स है, मीन्स इसमें रेबीज़ है, और ये अपने बाइट के थ्रू दूसरे एनिमल को वायरस ट्रांसमिट करेगा, और ये वायरस दूसरे एनिमल की मसल्स में एंटर होगा। मसल्स में एंटर होने के बाद वो एंटर होगा पेरिफेरल न्यूरॉन्स में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो रेप्लिकेट भी करेगा और मूव करेगा टूवर्ड स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में पहुंचने के बाद फिर से अगेन वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा और नंबर में इंक्रीज होगा, देन वो फाइनली पहुंचेगा ब्रेन में। एंटर होने से लेकर ब्रेन तक पहुंचने में जो टाइम लगा, इसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फ्रॉम एंट्री ऑफ वायरस इनटू बॉडी, यहाँ से लेकर ब्रेन तक पहुंचने में जो टाइम लगा, इसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, साइट ऑफ बाइट पर और साइज ऑफ इनोक्यूलम। बाइट कहाँ पे, अगर नियर टू ब्रेन है तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम होगा, वायरस जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अगर ये साइट ऑफ बाइट अवे फ्रॉम ब्रेन है, ब्रेन से दूर है, तो इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होगा। और दूसरा ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इनोक्यूलम, मीन्स कितनी अमाउंट में वायरस बॉडी में इंटर हुआ है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में इंटर हुआ है तो वायरस जल्दी ब्रेन पर अटैक करेगा और इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। अगर वायरस बॉडी में कम अमाउंट में इंटर हुआ है तो इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर होगा। जब वायरस ब्रेन में एंटर होगा तो इस टाइम पर एनिमल में क्लिनिकल साइंस अपीयर होंगी। कैसी क्लिनिकल साइंस अपीयर होंगी वो डिपेंड करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, किस पार्ट पे वायरस ने अटैक किया है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी क्लिनिकल साइंस होंगी। यहाँ से अब वायरस पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, पेरिफेरल न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में जा सकता है, जैसे सीक्रेटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड में भी जा सकता है। और यहाँ से वो सलाइवा में भी आएगा, और अब यहाँ से ये डॉग दूसरे एनिमल को बाइट के थ्रू वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरी पिक्चर है जिसमें एक फॉक्स ने डॉग को बाइट किया, जिसकी वजह से वायरस उसकी डॉग की मसल्स में एंटर हो गया, और यहाँ पे वायरस रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन के बाद वो मोटर न्यूरॉन और पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू एंटर होगा स्पाइनल कार्ड में। अगेन यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, देन वो पहुँचेगा ब्रेन में। जब ब्रेन में पहुँचेगा तो एनिमल में क्लिनिकल साइंस अपीयर होंगी, और यहाँ से वायरस दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी जा सकता है ब्रेन से, या एंडोक्राइन सिस्टम, सीक्रेटरी ग्लैंड्स में जा सकता है, और यहाँ से वायरस सलाइवरी ग्लैंड में भी आएगा, देन वो सलाइवा में आएगा, और यहाँ से अब ये डॉग दूसरे एनिमल को बाइट के थ्रू वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा, ब्रेन के बाद वायरस दूसरे बॉडी ऑर्गन्स और सीक्रेटरी ग्लैंड में आता है। इसकी वजह से पॉसिबल है कि वायरस मिल्क में प्रेजेंट हो या ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो, इवन फीटस में भी वायरस आ सकता है। बट वायरस किसी भी टाइम ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेबीज कभी भी ब्लड में नहीं होगा वायरस। तो इसकी वजह से हम ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते रेबिड एनिमल की टू डिटेक्ट रेबीज और टू डिटेक्ट वायरस। द ओनली लीजन्स प्रोड्यूस आर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो लीजन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, और जो स्प्रेड फ्रॉम साइट ऑफ इन्फेक्शन अकर्स बाय द वे ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। जहाँ पे बाइट की वहाँ से ब्रेन तक जो स्प्रेड होगी, ट्रांसमिशन होगी वायरस की, वो होगी थ्रू पेरिफेरल नर्व्स, और इस पर डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड जो हमने डिस्कस किया पहले। दूसरा इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है साइट ऑफ बाइट पे, सेम बात है, और साइज ऑफ इनोक्यूलम। अगर ज़्यादा अमाउंट में इनोक्यूलम मीन्स ज़्यादा अमाउंट में वायरस बॉडी में इंटर हुआ है तो इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। अगर कम अमाउंट में इंटर हुआ है बॉडी में वायरस तो इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होगा।
Severity and site of lesion will decide whether clinical picture will be irritative, furious rabies or paralytic dumb rabies. एनिमल में किस फॉर्म की रेबीज़ होगी, फ्यूरियस रेबीज़ होगी या डम्ब रेबीज़ होगी, ये डिपेंड करता है ब्रेन के किस पार्ट में लेजन्स बने हैं और कितने सीवियर बने हैं, इस पे डिपेंड करता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ वायरस कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेम्पायर बैट हैं उससे अगर वायरस ट्रांसमिट होता है तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑलवेज पैरालिटिक फॉर्म होती है रेबीज़ की। ये होता है डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस की वजह से। देन एनिमल में दोनों फॉर्म भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल में पहले पैरालिटिक फॉर्म हो उसके बाद उसमें इरिटेटिव फॉर्म हो, या किसी एनिमल में पहले इरिटेटिव फॉर्म हो उसके बाद उसमें पैरालिटिक फॉर्म हो। दोनों ही फॉर्म हो सकती हैं और फाइनली दोनों ही केस में एनिमल की डेथ हो जाती है। डेथ होती है वो होती है रिस्पायरेटरी पैरालिसिस की वजह से। क्लिनिकल साइंस, सबसे पहले जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है, 2 वीक से लेकर सेवरल मंथ तक हो सकता है या इवन ईयर्स तक भी हो सकता है। और डॉग और कैटल में जो कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है इंक्यूबेशन पीरियड वो है 5 to 6 मंथ, कम ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लिनिकल साइंस ऑफ पैरालिटिक और डम्ब फॉर्म ऑफ रेबीज़। इसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड सेंसेशन, मीन्स एनिमल की जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगी। और जो ये सबसे पहले शुरू होती है वो होती है हेड क्वार्टर से, बैक रीजन से। और इस क्लिनिकल साइन को हम एज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी ले सकते हैं व्हेन वी आर डायग्नोसिंग रेबीज़। उसके साथ क्या होगा, टेनिसमस होगा। इसका मतलब एनिमल डिफिकेट करने की, रेक्टम को खाली करने की कोशिश करेगा। इवन आफ्टर रेक्टम खाली होगा उसके बाद भी वो कोशिश करेगा रेक्टम को खाली करने की। ये क्यों करेगा, क्योंकि उसके रेक्टम में क्रैपिंग पेन होता है इसकी वजह से। और इसके साथ एनएस का पैरालिसिस होगा जिसकी वजह से एनएस के थ्रू एयर बाहर मूव करेगी, ब्लोइंग आउट ऑफ एयर। और ये होगा लेट स्टेट ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, जब एनिमल गिरने वाला होता है उससे पहले ये कंडीशन होती है। और इसको भी हम रेबीज़ की करेक्टरिस्टिक साइन कह सकते हैं। और इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं जब रेबीज़ को हम डायग्नोस कर रहे हैं तो अगर हम देख सकते हैं उसमें अगर टेनिस में से पैरालिसिस ऑफ एनएस है तो हम बोल सकते हैं उसमें रेबीज़ हो गई है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ड्रूपिंग एंड सेविंग ऑफ हिंड क्वार्टर्स। जो हिंड क्वार्टर्स होंगे उसमें ड्रूपिंग होगी, मीन्स वो लूज़ हो जाएंगे, सही से एनिमल खड़ा नहीं हो पाएगा। और उसमें सेविंग होगी, मीन्स स्टेगरिंग, शेकिंग होगी हैंड लेग की, जिसकी वजह से एनिमल की वॉकिंग सही नहीं होगी। ये कॉमन अर्ली साइंस है, जब रेबीज़ के साइंस अपीयर होना शुरू होते हैं तब ये होगा। उसके अलावा सलाइवेशन होगी, मुंह में सलाइवा आना। और उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट साइन है, एनिमल ट्राई करेगा वॉइस निकालने की बट वो वॉइस नहीं निकाल पाएगा। उसका माउथ ओपन होगा लेकिन साउंड नहीं होगी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे इसके माउथ में सलाइवेशन भी हो रही है और एनिमल साउंड निकालने की कोशिश कर रहा है, माउथ इसका ओपन है लेकिन साउंड नहीं निकलेगा। और एनिमल की 48 आवर में डेथ हो जाएगी आफ्टर रिकम्बेंसी। 48 आवर तक एनिमल रिकम्बेंसी में रहेगा, उसके बाद वो डेथ हो जाएगी। टोटल ये जो ड्यूरेशन होगा पैरालिटिक फॉर्म का वो होगा 6 to 7। एक्साइटेटरी, फ्यूरियस और इरिटेटिव फॉर्म ऑफ रेबीज। इसमें जो एनिमल होगा वो बहुत ही अलर्ट होगा, एग्रेसिव होगा। हाइपरटेंसिटिव, साउंड, विजुअल्स एंड मूवमेंट। अगर उसके सराउंडिंग में थोड़ी सी मूवमेंट होगी, थोड़ा सा साउंड होगा या थोड़ी सी लाइट होगी, उस पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इवन वो दूसरे एनिमल या दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उस पर अटैक भी कर सकता है। बट ये जो अटैक होंगे ये बेडली डायरेक्टेड होंगे, क्योंकि एनिमल की कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, इसकी वजह से वो सही तरीके से अटैक भी नहीं कर पाएगा। एनिमल सही से स्वॉलो नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो खाता पीता नहीं है। और एनिमल में हाइड्रोफोबिया भी होगी, फियर ऑफ वाटर।
24 से 48 आवर तक एनिमल इस कंडीशन में रहेगा, फाइनली उसमें पैरालिसिस होगा और देन एनिमल की डेथ हो जाएगी विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर पैरालिसिस। पैरालिसिस के बाद एनिमल में कुछ घंटे में एनिमल की डेथ हो जाएगी। ये एक पिक्चर है काऊ में जिसमें रेबीज हो गया है, और ये डॉग की पिक्चर है जिसमें रेबीज हो गया है। डायग्नोसिस हम क्लिनिकल साइंस के बेस पे कर सकते हैं, जो कि हमने साइंस पढ़े, या हम हिस्ट्री के बेस पे अगर एनिमल की डॉग बाइट की या किसी भी रैबिट एनिमल की बाइट की हिस्ट्री है तो उसके बेस पे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके क्लिनिकल साइंस सिमिलर टू रेबीज़ होते हैं, जैसे कि लेड पॉइजनिंग, अक्यूट लेड पॉइजनिंग एंड सब अक्यूट लेड पॉइजनिंग में जो क्लिनिकल साइंस होते हैं वो सिमिलर टू रेबीज़ होते हैं। बट लेड पॉइजनिंग में एनेस्थेसिया मीन्स लैक ऑफ सेंसेशन, डिक्रीज सेंसेशन और बेलोइंग, टेनिसनेस, ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। मीन्स लेड पॉइजनिंग में ये नहीं होता। अगर किसी एनिमल में ये कंडीशंस हैं, बेलोइंग है, टेनिसनेस है, एनेस्थेसिया है, तो हम बोलेंगे उसमें रेबीज़ है, उसमें हम लेड पॉइजनिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेड पॉइजनिंग में ये साइंस अपीयर नहीं होते। उसके अलावा लिस्टीरियोसिस में भी जो क्लिनिकल साइंस वो सिमिलर होते हैं, जो कि रेबीज़ के होते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ये लेबोरेटरी टेस्ट है जो रेबीज़ के डायग्नोसिस में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें हम टेस्ट करते हैं कि ब्रेन के टिश्यू में रेबीज़ का वायरस और रेबीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज़, अगर क्लिनिकल साइंस अपीयर हो जाएं उसके बाद रेबीज़ को ट्रीट करना इम्पॉसिबल है, एनिमल की डेथ हो जाएगी। बट अगर किसी लाइफ स्टॉक फार्म पे रैबिट एनिमल ने किसी लाइफ स्टॉक को, किसी काव को बाइट किया है, तो हम उसको पूरे फार्म को रीवैक्सीनेट करा सकते हैं। अगर पहले उसमें वैक्सीन की हुई है तो दोबारा हम उसको वैक्सीनेट करा सकते हैं। और हम फार्म को ऑब्जर्व करेंगे 45 डेज तक कि कोई क्लिनिकल साइंस अपीयर हुई है या नहीं। Immediately after exposure, irrigation of wound with 20% of soap solution as Zephyrin. ये दो सोल्यूशन है, दो डिसइंफेक्शन है। इससे अगर हम वुंड को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं जस्ट आफ्टर बाइट, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। इफ़ एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन इज एक्सपोज टू रेबीज यूजुअली बाय बाइट, दे अंडरगो द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी एनिमल को वैक्सीन नहीं की है रेबीज़ की और उसको डॉग ने बाइट किया है, तो उसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं, जिसमें हम एंटी रेबीज़ एंटीबॉडीज़ देंगे पहले दिन पर, फिर चौथे दिन पर, फिर 5वें दिन पर, हर 3 दिन के गैप पर हम उसको ये एंटीबॉडीज़ देंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक एनिमल्स कैन डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज आफ्टर अ नेचुरल इन्फेक्शन? अगर किसी एनिमल को नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है या नहीं। रेबीज, क्वेश्चन नंबर 2, रेबीज ट्रांसमिशन इज मोर कॉमन थ्रू बाइट बाय रैबिट एनिमल, ट्रू और फॉल्स? Lyssa virus doesn't have any specific reservoir species in particular geographic area. True or false? Fox are more susceptible than goat towards rabies. True or false? Animal develop dump or furious rabies depends upon source of infection. इसमें भी आपको true or false बताना है. It is impossible to cease development of infection after bite by rabbit animal. True or false? Thank you.